क्या करते तुम इतनी तेज बातें क्यों करते हो? क्लास चल रही मेरी। हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आ जाओ भाई, जल्दी 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 क्लास स्टार्ट करेंगे हम लोग, जो है ना। ओके, सो सिंपल हार्मोनिक मोशन की बच्चों सेकंड क्लास है और सेटअप चेंज किया है। हाँ, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी बच्चों, तो इस चक्कर में ना। नहीं नहीं, स्टूडियो से ही है, लेकिन खड़े होके पढ़ाने लायक एनर्जी नहीं थी आज। खैर, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हार्डली मैटर करता है वो चीज़ जो है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन बच्चों आज का हमारा टॉपिक है, और पिछली क्लास में मैंने तुम लोगों को काफ़ी कुछ समझा दिया था, है ना। तो आज और बच्चों थोड़ा सा उसको देखते हैं। मतलब कोल्ड हुआ है ऐसा कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा वही रहता है ना कि कोल्ड होता है, जुकाम होता है, तो शरीर थोड़ा टूटा हुआ तो रहता ही है। और सबसे ज़्यादा आलस आता है बहुत तेज तेज बोल के पढ़ाने में, है ना। उस टाइम पे वो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है। गुड आफ्टरनून प्रज्ञा, राहुल, जीत, विनय, प्रिंस, आदर्श। अरे नहीं 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 भाई, रेस्ट तुम्हारे बैच में तो कर ही नहीं सकते, ध्यान में रखो। लेकिन ये ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, मतलब ना बैठ के पढ़ाना, इसमें कंफर्ट तो रहता ही है एज कम्पेयर टू जो हम पढ़ाते हैं स्मार्ट बोर्ड पर ना। चलो भाई, सो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारा जो टॉपिक है, जिसको हम जो है कंटिन्यू कर रहे थे, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में बच्चों क्या पढ़ाना था मुझे तुम्हें? कल मैं तुम्हें फेज वाली चीज पढ़ा रहा था, याद है? तो आज का टॉपिक जो है, हेडिंग वेडिंग तो डाल ही लेते। तो सिंपल हार्मोनिक, हार्मोनिक कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। मोशन ऐसे पढ़ाने की तो मुझे बहुत पुरानी आदत है भाई, 5 साल ऐसे ही तो पढ़ाया था, 5 साल मैंने ऐसे ही तो पढ़ाया था, है ना। टुडे इज माय बर्थडे, गिव मी ब्लेसिंग, हैप्पी बर्थडे सावन। सावन लास्ट ईयर की याद आ गई ना, वही तो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही था ना, ऐसे ही तो पढ़ते थे अपन जो है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। बस एक डिफरेंस आता है कि मेरे बैक एंड, मेरे एंड पे मैं अपनी वीडियो नहीं देख सकता, उसके लिए मुझे अलग से डिवाइस चलानी पड़ती है, अदरवाइज तो मतलब ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो मैं एक मिनट ना इसे अपने फ़ोन में ऑन कर लेता हूँ, जिससे कि मैं देख तो पाऊँ कि मैं तुम लोगों को क्या पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मतलब तुम्हारे कमेंट वगैरह रीड कर पाऊंगा। एक मिनट बच्चा। आज तो नोटिफिकेशन ही नहीं आया, ऐसा हो गया क्या? चलो, तो अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया ना, ठीक है। अच्छा बच्चों, कल याद है आप लोगों को, कल मैं तुम लोगों को फेज वाली कहानी समझा रहा था, ठीक है। फेज क्या होता है? तो जो फेज होता है बच्चों, ये ओमेगा टी प्लस का जो फाई होता है ना बच्चों, इसको अपन फेज बोलते थे, ठीक है। और ये बच्चों क्या होता है? फंक्शन ऑफ टाइम होता है। फाई मैंने तुम्हें समझाया था कि फाई होता है बच्चों बेसिकली इनिशियल फेज, है ना। इनिशियल फेज जो होता है वो बच्चों फाई होता है। ये सारी बातें हम कर चुके थे। कुछ मैंने केसेस भी बताए थे बच्चों आप लोगों को, जैसे मैंने ये बताया था कि मान लो कि ये वाली सिचुएशन है कि x इक्वल टू जीरो पे, t इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल है, एंड दिस पार्टिकल इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। ये अगर सिचुएशन है,
इस वाली सिचुएशन में बच्चों इक्वेशन क्या हुआ करती थी, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी के बराबर आती थी, याद है। और यहाँ पे बच्चों जो फाई की वैल्यू होती थी वो 0 हो जाती थी, है ना। फिर दूसरा केस भी बच्चों मैंने तुम्हें बताया था। दूसरा केस क्या था बच्चों, जिसमें पार्टिकल जो है ना, जैसे ये x इक्वल टू 0 है, ये बच्चों x इक्वल टू ए है, तो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल अगर यहाँ पे होता था, ठीक है, ठीक है भाई। तो इसमें याद है फाई की वैल्यू क्या आई थी, पाई बाई 2 के बराबर आई थी, और तुम्हारे पास इक्वेशन क्या आ जाती थी, x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी आ जाती थी, या ए साइन ओमेगा टी प्लस का पाई बाई 2 लिख देते थे, ठीक है। ये याद आ रहा है बच्चों आपको। तो थर्ड वाला केस क्या था बच्चों, हमारा थर्ड वाला केस था जिसमें पार्टिकल जो है ए बाई 2 का था, ठीक है। तो ये x इक्वल टू 0 था, और ये बच्चों x इक्वल टू ए था, और पार्टिकल जो है x इक्वल टू ए बाई 2 पे था, तो ए बाई 2 पे था और ऐसे जा रहा था। तो इसमें इक्वेशन क्या आई थी बच्चों, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस का पाई बाई 6। ये आया था नहीं आया था, आप कहोगे हाँ सर ये वाली बात तो बिल्कुल सही है। फिर मैंने बच्चों तुम्हें एक चौथा केस और बताया था। चौथा केस क्या था, अगर बच्चों मैं बोलूँ तो मैं मतलब ये बताया नहीं था लेकिन मैंने तुम्हें समझा दिया था कि मान लो ये x इक्वल टू 0 है, ये बच्चों x इक्वल टू ए है, ये वाला बच्चों x इक्वल टू माइनस का ए है। अगर पार्टिकल यहाँ है t इक्वल टू 0 पे माइनस ए पे, तो बच्चों इसमें फाई की वैल्यू माइनस का पाई बाई 2 आती है, ठीक है। और इसकी इक्वेशन आ जाती है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस का पाई बाई 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो दिस कम्स आउट टू बी माइनस का ए कॉस ओमेगा टी के बराबर। ये वो सारे के सारे केसेस है बच्चों जो कल हम लोगों ने कल की क्लास में किए थे, ठीक है। ये सारा डिस्कशन कराया था, इसी में पढ़ाना ओके। बहुत खर्चा किया है मैंने उस स्टूडियो को लगवाने में, 7-8 लाख रुपए खर्च हुए मेरे। बड़ा दुख होगा मेरे को खैर, ये वाली बात समझ में आई बच्चों आप लोगों को, ये पूरा का पूरा समझ में आया। फेज वाली कहानी कल मैंने तुम्हें समझा दी थी। अच्छा बच्चों, एक मैं तुम लोगों से पूछता हूँ फिर, तो जैसे मुझे एक बात बताओ जल्दी से, कि अगर ऐसा हो, एक पार्टिकल जो है ना, ये एक्स इक्वल टू, ये हो गया एक्स इक्वल टू 0, ये हो गया बच्चों एक्स इक्वल टू ए, ठीक है, और ये हो गया एक्स इक्वल टू माइनस का ए। आपको मैं, ये पांचवा केस हो जाएगा। मान लो पार्टिकल बच्चों √3a/2 पे है, ठीक है। दिस पार्टिकल इज गोइंग लाइक दिस एट t इक्वल टू 0। बताओ बच्चों इसकी इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। और छठवां केस है बच्चों, ठीक है, देख तो लें हम कि तुम्हें समझ में आया भी है नहीं आया। छठवां केस ये बच्चों x इक्वल टू ये माइनस ए हो गया, ये x इक्वल टू प्लस का ए हो गया, ये x इक्वल टू 0 हो गया। अब एक पार्टिकल बच्चों x इक्वल टू माइनस का a/2 पे, t इक्वल टू 0 पे एंड गोइंग लाइक दिस, ठीक है। बताओ बच्चों इसमें x की इक्वेशन क्या होगी। मतलब अगर ऐसा केस दे रखा हो या ये वाला दे रखा हो, इन दोनों केसेस में बच्चों इक्वेशन क्या आएंगी आप लोगों को हमें बताना है, ठीक है। ये दुख भी सह लेंगे बताओ बच्चों जल्दी से। तो पांचवा छठवां क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। बस मैं ये देखना चाहता हूँ क्या तुम हर केस में इक्वेशन बना पा रहे हो नहीं बना पा रहे हो, ठीक है। बस मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि इक्वेशंस आप लोग हर केस में बना पा रहे हो नहीं बना पा रहे हो। फिर मैं तुम्हें और कुछ विजुअलाइज करना सिखाऊंगा। मेन है बच्चों, यहाँ पे दो डिफरेंट मेथड होते हैं। अब ये वाला मेथड बच्चों मैं यूज करता हूँ, ठीक है। तो जैसे आकाश ने बताया कि x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस का पाई बाई 3, और बाकी लोग कितने लोग आकाश वाली इक्वेशन से सहमत है। कितने हमारे धुरंधर हैं जो आकाश वाली इक्वेशन से सहमत हैं। 2 पाई बाई 3 आ गया एक, रविंद्र प्रताप का 2 पाई बाई 3 आ रहा है। ओके, तो आकाश जल्दबाजी में तुमने वही गलती कर दी क्या, तुमने इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन नहीं देखी। तुमने पता क्या किया, इसकी जो जनरल इक्वेशन होती है बच्चों क्या होती है, मतलब x की जनरल इक्वेशन क्या होती है सच में, a sin ओमेगा टी प्लस का फाई, ये होती है ना, ओमेगा टी प्लस का फाई, ये होती है जनरल इक्वेशन। आपने कहा कि सर t इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू √3a/2 के बराबर है, आपने ये देखा और आपने इसमें पुट कर दिया, √3a/2 पुट किया यहाँ पे, और ये a इज इक्वल टू साइन फाई आ गया हमारे पास, ठीक है। यहाँ से तुमने साइन फाई की वैल्यू √3/2 आ रही थी, यही यही सोचा ना तुमने, √3 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से तुमने फाई की वैल्यू
बच्चे फाई की दो वैल्यूज आती हैं माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में। एक आती है पाई बाई 3, एक आती है पाई माइनस का पाई बाई 3। अगर तुम बच्चों यहाँ पे साइन पाई माइनस का पाई बाई 3 रखोगे ना, वो भी साइन पाई बाई 3 के बराबर होता है, मतलब 2 पाई बाई 3। अब इन दोनों में से कौन सी वैल्यू होगी, उसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 0। इन्होंने नेगेटिव दे रखी है। अब वेलोसिटी की इक्वेशन क्या होती है बच्चों, वी कैसे लिखते हैं, ए ओमेगा, ठीक है, कॉस फाई के बराबर, क्योंकि टी की वैल्यू तो 0 रख दोगे तुम, और ये नेगेटिव आना चाहिए। तो कॉस कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सेकंड में। ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल, सेकंड क्वाड्रेंट वाला, मतलब फाई की वैल्यू 2 पाई बाई 3 के बराबर होगी। ए साइन ओमेगा टी प्लस का, अगर ये इधर जा रहा होता ना राइट साइड में, तो बच्चों इक्वेशन सही होती, ठीक है। राइट साइड में जा रहा होता ना, तब कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन जा तो ये लेफ्ट साइड में रहा है, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई आप लोगों को, लेफ्ट में जा रहे हैं। अब इस वाले में आ जाओ बच्चों, इक्वेशन तो हम ये मान के चलेंगे ए साइन ओमेगा टी प्लस का फाई। अब आप टी की वैल्यू 0 रख दो, तो एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए, माइनस का ए बाई 2 इजिकल टू ए साइन फाई। फाई के बच्चों दो सोल्यूशन आएंगे, माइनस का पाई बाई 6 और एक आएगा बच्चों माइनस का 5 पाई बाई 6। दोनों पे बच्चों सेम वैल्यू आती है। अगली चीज क्या चेक करोगे, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या आएगी, ए ओमेगा कॉस फाई। ये टी इक्वल टू 0 पे चेक कर रहा हूं मैं, ठीक है। और ये बच्चों वेलोसिटी नेगेटिव कौन सी वैल्यू के लिए होती है, तो वो पता होगा, कॉस जो है ना सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। ये बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है या थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है। तो फाई की वैल्यू ये वाली हो जाएगी, ये नहीं आएगी। तो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस का 5 पाई बाई 6। 5 पाई बाई 6 बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, बस काम खत्म। यस 7 पाई बाई 6 भी लिख सकते हो आप ना। तो मैंने तो बताया था ना कि जनरली आप लोगों को मिलेगा कैसे में ये माइनस पाई से लेके प्लस पाई के बीच में जनरली। लेकिन अगर ऐसा ऑप्शन हो ना बच्चों कि 7 पाई बाई 6 भी लिखा है उन्होंने, वो भी सही होगा, ठीक है। और जनरली आप लोगों को इसके केसेस किस में मिलेंगे, माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में। तो बच्चों तुम्हें इक्वेशंस बनाना समझ में आ गया, ये सब समझ में आ गया कि अगर इक्वेशन क्या होगी किसी भी एसएचएम की। कल से आज तक मैंने क्या तुम्हें इक्वेशन बनाना सिखा दिया। ये इक्वेशन बच्चे इस तरीके से बनाते हैं, ये इक्वेशंस आती है ना डिफरेंट डिफरेंट। अब तुम्हें इक्वेशन को देखते ही तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि पार्टिकल कहाँ है, कैसे चल रहा है, पार्टिकल कहाँ है और कैसे चल रहा है। 5 पाई बाई 6 नहीं, माइनस का आएगा ना, माइनस का आएगा ना, माइनस का भाई, माइनस का ही तो आएगा वो। माइनस का 5 पाई बाई 6 है ना, तो ओमेगा टी माइनस का 5 पाई बाई 6 सही तो है, इसमें तो कोई गलती है ही नहीं ना, ये तो सब बढ़िया है, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों समझ में आ गए। अब बच्चों, अब अगर कोई इक्वेशन दे रखी है तो किस टाइम पे पार्टिकल कहाँ होगा, ठीक है। एनालिसिस ऑफ एसएचएम इक्वेशन, मतलब ये छोटी छोटी चीजें, इनमें बहुत क्वेश्चंस होते हैं। एसएचएम इक्वेशन एनालिसिस, एक मिनट ना, एसएचएम इक्वेशन एनालिसिस, ठीक है। अब एसएचएम की इक्वेशन का एनालिसिस कैसे करेंगे बच्चों हम लोग, जो है इक्वेशन का एनालिसिस। मान लो बच्चों तुम्हें एग्जांपल के तौर पे एक इक्वेशन दे दी, आपको किसी ने बोला कि y x इज इक्वल टू ना, आपको किसी ने क्या बोला, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। मुझे ये बताओ इस इक्वेशन को देखते तुम्हारे दिमाग में क्या आया सबसे पहले, इस इक्वेशन को देखते बच्चों तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए कि भाई ये एक एसएचएम है जिसमें पार्टिकल जो है ना टी इक्वल टू 0 पे कहाँ है, टी इक्वल टू 0 पे वो अपनी मीन पोजीशन पे, x इक्वल टू 0 पे, कब, टी इक्वल टू 0 पे और गोइंग लाइक दिस। ये तुम्हारे दिमाग में बच्चों सबसे पहले आना चाहिए, इस इक्वेशन को देखते ही ये आना चाहिए, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, जो नए आए हैं ना उनको मैं कहूंगा कि कल वाली क्लास देख लें, एसएचएम की पहली क्लास कल जो हुई है, तब जाके आज वाली क्लास समझ में आएगी, ठीक है। कल वाली क्लास की रिकॉर्डिंग देख लो, सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर आपको
मतलब वहां तक का कंप्लीट है तो ठीक है। ओके, तो x इक्वल टू जीरो पे t इक्वल टू जीरो पे मतलब ये ऐसे चल रहा है बच्चों। अब मैं तुमसे पूछूं कि इसको एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने में कितना टाइम लगेगा। मैं तुमसे पूछूं, कुछ भी पूछूं, जैसे कि आपसे पहला क्वेश्चन पूछा कि बताओ टाइम की वैल्यू बताओ जब x की वैल्यू a के बराबर हो जाएगी, मतलब यहां से यहां तक का टाइम बताना है, ठीक है। मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का बच्चों टाइम बताना है, यहां से यहां तक का टाइम। तो आप ये कहोगे सर अब x की जगह a रख दो और साइन ओमेगा इंटू टी वन आ जाएगा आपके पास। मैंने कहा ठीक है, ये कट जाएगा बच्चों, ओमेगा इंटू टी वन की वैल्यू बच्चों पाई बाई टू के बराबर आ रही होगी, है ना, पाई बाई टू के बराबर आ रही होगी। आने को तो बच्चों ये और भी आ रही होंगी, क्या आ रही होंगी, 5 पाई बाई टू के बराबर भी आ रही होगी, और भी वैल्यूज आ रही होंगी, एक यही नहीं आ रही होगी, और भी आ रही होंगी। फिर बच्चों प्लस का 2 पाई कर दो, इसमें 9 पाई बाई टू के बराबर भी आ रही होगी बच्चों। इन सब पे वैल्यू जो होती है ना साइन की 1 होती है, देखो करके देखो इन सब चीजों को, और भी आ रही होंगी वैल्यूज। तो ऐसा थोड़ी पार्टिकल एक्स इक्वल टू ए पे एक ही टाइम पे आएगा, चलो जब ओमेगा टी इसके बराबर होगा तब भी आएगा जब इसके बराबर होगा। तो यहाँ से बच्चों T1 की कुछ वैल्यूज आएंगी तुम्हारे पास ना, पाई बाई टू ओमेगा प्लस का 5 पाई बाई टू ओमेगा, सॉरी नॉट प्लस, ये यहाँ पे कॉमा 9 पाई बाई टू ओमेगा, ये आएंगे या नहीं आएंगे, आप बोलोगे हाँ सर। अच्छा तुम्हें पता है बच्चों कि अगर इसमें 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2 पाई बाई ओमेगा हो जाएगा। इनको आप ऐसे भी लिख सकते हो, T/4 5T/4 9T/4, ठीक है ना। ये इन इन टाइम पे बच्चों क्या होगा, पार्टिकल जो है इन सारे के सारे टाइम पे पार्टिकल जो है कहाँ होगा बच्चों, इस जगह पे पहुंचेगा, ठीक है। अगर आप इनके बीच में इंटरवल देखो ना, तो इनके बीच में इंटरवल जो, अगर तुम इसका और इसका डिफरेंस देखोगे ना, तो टी इंटरवल है, मतलब एक टाइम पीरियड के बाद इस जगह पे पार्टिकल दोबारा आएगा। जैसे यहाँ पहुंचा, फिर वो पूरा साइकिल कंप्लीट करके दोबारा यहाँ पे आएगा, तो कितना डिफरेंस है बच्चों दोनों, इस जगह पे पार्टिकल के दो बार आने में, एक टाइम इंटरवल का, ठीक है, एक टाइम पीरियड का। क्लियर है बच्चों, तो ये वो टाइम होंगे। तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का जो टाइम होता है ना बच्चों, अगर यहाँ पे टी इक्वल टू जीरो पे, तो यहाँ पे पार्टिकल जो पहुंचेगा ना बच्चों T/4 पे पहुंचेगा। तो यहाँ से मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुंचने का टाइम कितना होता है बच्चों, T/4 के बराबर, ठीक है। यहाँ पे पार्टिकल टी इक्वल टू T/4 पे आ जाएगा। ये वाली बात समझ में आई। तो एक बात तो मेरे को और समझ में आ गई कि अगर कोई बोले मेरे से कि T/8 पे कहाँ होगा, T/6 पे कहाँ होगा, तो वो इस वाले रीजन में होगा, ठीक है। जीरो से चल रहा है, T/6 पे यहाँ होगा। अब बच्चों पार्टिकल यहां से वापस चलेगा नहीं चलेगा, ऐसे वापस जाएगा बच्चों, इस जगह पे पार्टिकल एक और बार आएगा। अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या, T2, ये बच्चों T/2 के बराबर होगा। फिर पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा और यहाँ पे ऐसे आएगा। यहाँ पार्टिकल बच्चों पता है कब होगा, T3, ये 3T/4 के बराबर आएगा। ये वाली बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। और यहाँ पे पार्टिकल पता है कब आएगा, T4 इक्वल टू टी के बराबर। एक टाइम पीरियड में बच्चों अपनी पूरी साइकिल कंप्लीट करके आ जाएगा। आप इन वैल्यूज को पुट कर करके देख सकते हो। क्या ये बिल्कुल बेसिक सी बात बच्चों आपको सबको समझ में आई। तो मैंने ये चैप्टर कर दिया है आपके अनअकैडमी के रिकॉर्डिंग से, तो बस इसके शीट के सब्जेक्टिव बचे हैं तो वो कर लूंगा नेक्स्ट से, हाँ साथ ही साथ कर लेना, ठीक है। क्या ये बात आपको समझ में आई। T/4 कैसे लिखा, T/4 कैसे लिखा, कौन ये T/4 कैसे लिखा, जैसे ये था ना बच्चों, ये पाई/2 ओमेगा जो था ना, पाई/2 ओमेगा, इसको मैंने लिखा 2 को अलग कर लिया और एक ऊपर 2 एक्स्ट्रा है ना, उस 2 को मल्टीप्लाई कर लिया ओमेगा, तो ये 2 पाई/ओमेगा टी होता है ना, T/4 के बराबर आ जाएगा ना। समझ गए, टाइम पीरियड टी, टाइम पीरियड याद है कल वाली क्लास में बताया था, टाइम पीरियड 2 पाई/ओमेगा के बराबर होता है। तो ये यहाँ से लिखा है, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई। तो तुम्हें ये समझ में आएगा कि मीन से एक्सट्रीम तक जाने में T/4 टाइम लगता है, एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम तक जाने में आधा टाइम पीरियड होता है, ठीक है। ये समझ में आया बच्चों, ये वाली बात सारी की सारी समझ में आ गई, ठीक है। आपने कहा कि ठीक है सर। अब बच्चों बीच में किसी पॉइंट पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, बीच में कोई पॉइंट है वहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो इक्वेशन बच्चों हम यही लेके चल रहे हैं, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, ठीक है। इक्वेशन हमारी यही है। तो तुम्हें पता है कि t इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल का x क्या है, जीरो के बराबर, ठीक है। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि वो टाइम बताओ मेरे को जब पार्टिकल x इज इक्वल टू a/2 पे होगा, पार्टिकल x इज इक्वल टू a/2 पे जब होगा,
जीरो पे कहाँ था, मीन पोजीशन पे। मीन पोजीशन से a/2 तक जाने में कितना टाइम लगेगा, अब आपसे कोई ये पूछे, ठीक है, मैं तुम्हें इसका एनालिसिस करके बता रहा हूँ ताकि कुछ क्वेश्चंस को तुम देखते ही सॉल्व कर दो, ठीक है। इससे बहुत बेनिफिट होता है, मेरे से आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो इसलिए बन जाते हैं क्योंकि मुझे एनालिसिस ऑलरेडी आता है। तो हमारा पार्टिकल बच्चों t इक्वल टू 0 पे कहाँ था, यहाँ पे। कैसे जा रहा था, ऐसे, क्योंकि ये इक्वेशन दी तब जाती है जब पार्टिकल की ये सिचुएशन हो। x इक्वल टू a/2 कहाँ होगा बच्चों, इस जगह पे। पार्टिकल यहाँ पे कब पहुंचेगा, तो आप ये कहोगे सर ये जो रिलेशन है ना, ये यही तो बताता है कि पार्टिकल किस टाइम पे कहाँ होगा, तो आप क्यों ना इसमें x की जगह पे a/2 रख दो ना सर। मैंने कहा ठीक है, मैंने x की जगह a/2 रख दिया, ये आ गया a साइन ओमेगा इंटू टी के बराबर। ये वाली बात समझ में आई। अब तुम देख रहे हो बच्चों 1/2 इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। अब इसका अंदर वाला एंगल क्या होना चाहिए, ओमेगा टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक तो होनी चाहिए π/6 और 5π/6, और बच्चों 2π प्लस का π/6, 2π प्लस का π/6 कितना हो जाएगा, 2π प्लस का π/6 13π/6, 3π माइनस का π/6, 3π माइनस का π/6, तो 3π मतलब 18 माइनस का 17 पाई डिवाइडेड बाई 6। ये सारे टाइम आएंगे बच्चों जब ये पार्टिकल यहां होगा। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, इनमें से अब तुमसे किसी ने पूछा कि पहली बार पार्टिकल x इक्वल टू a/2 पे कब पहुंचेगा, तो तुम ये समझ रहे हो यहां पहुंचेगा, यहां 2 बार आता है बच्चों पार्टिकल, देखो। तो आप तो ये वाला टाइम भी ले रहे होगा ना, ये इक्वेशन तो क्या बता रही है कि कब कब वो x इक्वल टू a/2 पे होगा। तो ये जो सारे सॉल्यूशन लिए ये तो तुम्हें ये वाला भी बता रहे हैं ना बच्चों, ये वाला ऐसे जब जा रहा होगा, ऐसे जब जा रहा होगा। कोई तुमसे पूछे कि पहली बार पार्टिकल a/2 पे कब आएगा, पहली बार, तो आप ये लोगे ना बच्चों, सबसे छोटा वाला टाइम, जो टाइम की वैल्यूज आएंगी π/6 ओमेगा, 5π/6 ओमेगा, 13π/6 ओमेगा, 17π/6 ओमेगा, ये आएंगे ना बच्चों टाइम की वैल्यूज। अब अगर इसको तुम 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो बच्चों देखो ये बनेगा t/12, ये बनेगा बच्चों 5t/12, ये बनेगा 13t/12 और 17t डिवाइडेड बाई 12। ये बहुत सारे टाइम आएंगे बच्चों। तो मिनिमम टाइम जब ये पार्टिकल जो है x इक्वल टू a/2 पे होगा, मिनिमम टाइम पहली बार जब होगा, तो बच्चों को t/12 आएगा। क्योंकि तुम्हें ऑब्वियस सी बात है 0 से t/4, क्योंकि यहाँ पे t/4 पे होता है, t इक्वल टू t/4 पे बच्चों पार्टिकल यहाँ पहुंचता है। तो इससे छोटा टाइम कौन सा है, ये वाला। ये तो बच्चों उससे बड़ा है ना t/4 से, ये t/4 से बच्चों बड़ा है, मतलब ये लौट के आ रहा होगा ना तब 5t/12 पे बच्चों दूसरी बार a/2 से पास होगा। क्या तुम इसको पूरा विजुअलाइज कर पा रहे हो ऐसे, ये इस तरीके से आप इस चीज को समझ पा रहे हो बच्चों। एसएचएम के क्वेश्चंस में ये इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्या कर रहे हैं सर, क्या कर रहे हैं, ऐसे जा रहा है, अच्छा ओके ठीक है। तो ऐसे समझना है बच्चों आपको ना। तो ये समझ में आया, दिस विल बी द आंसर। फर्स्ट टाइम जब ये यहाँ पे आएगा ना तो ये होगा, अगर बोले सेकंड टाइम कब आएगा तो ये होगा आंसर। तो बच्चों ये करना कुछ नहीं होता, जब तुम्हें ये बोल दिया ना किसी ने कि बताओ ये वाला पार्टिकल इस जगह पे कब होगा, ये वाला पार्टिकल इस जगह पे कब होगा, तो बच्चों तुम्हें कुछ नहीं, तुम्हें इससे चेक करना होता है। तो बच्चों मुझे ये बात समझ में आ गई कि यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है ना, कितना है बच्चों, 0 से a/2 तक जाने का t/12 के बराबर। a/2 से a तक जाने का टाइम कितना होगा बच्चों, a/2 से a तक, इस मिड पॉइंट से इस जगह तक जाने का टाइम कितना होगा, तो तुम्हें पता है t/4 में से t/12 माइनस कर दूंगा मैं बच्चों, t/6 के बराबर आएगा। तो पहला a/2 डिस्टेंस कवर करने में बच्चों t/12 टाइम लगता है, अगला a/2 से a तक जाने में ना t/6 टाइम लगता है, डबल टाइम लगता है बच्चों। यहां से यहां तक का जो टाइम होता है ना, उसका डबल टाइम बच्चों मुझे यहां से यहां तक लगता है, ये ध्यान रखना, क्योंकि पार्टिकल इधर जाने में स्लो होता जाता है। ये वाली बात समझ में आई। तो ऐसा नहीं कि a/2 मतलब आधे टाइम में पहुंच जाएगा, नहीं, t/4 के आधे टाइम में a/2 पे नहीं पहुंचता। यहाँ इसकी स्पीड बच्चों ज्यादा होती है, घटती जाती है ना स्पीड, क्योंकि एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, मीन पोजीशन की तरफ। तो इसकी स्पीड बच्चों क्या होती जाती है, कम होती जाती है। इसलिए पहला डिस्टेंस कवर करने में, पहला आधा डिस्टेंस कवर करने में इसको कम टाइम लगता है, अगला आधा डिस्टेंस कवर करने में इसको डबल टाइम लगता है। क्या ये छोटा सा एक एनालिसिस आप लोगों को समझ में आ गया।
ठीक है भाई, ये वाली बात समझ में आ गई आपको। मीन पोजीशन के आसपास उसकी स्पीड ज्यादा होती है, मीन पोजीशन पे सबसे ज्यादा होती है ओमेगा इंटू ए के बराबर। डन, यहां तक कोई परेशानी किसी बच्चे को? ओके। तो अब बच्चों, अगर मैं तुमसे पूछूं कि तो सर आधे टाइम पे मतलब ज्यादा से ज्यादा सामने वाले का इंटरेस्ट किस में हो सकता है? सामने वाले का इंटरेस्ट इस चीज में हो सकता है कि ठीक है सर, आपने मेरे को ये बता दिया कि ये x इक्वल टू जीरो से t इक्वल टू जीरो पे स्टार्ट कर रहा है मोशन करना ना, ऐसे जा रहा है, क्योंकि इसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t के बराबर दे रखी थी। ठीक है, फिर आपने सर मेरे को ये भी बता दिया कि x इक्वल टू a तक पहुंचता है कब? t इक्वल टू t बाई 4 टाइम पे यहां पहुंच जाता है। तो तुम इसमें एक चीज में और इंटरेस्टेड हो सकते हो कि x की वैल्यू क्या होगी जब ये टाइम जो है t बाई 8 के बराबर होगा, मतलब यहां से यहां तक के टाइम का आधे टाइम में कहां पहुंचेगा ये पार्टिकल। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है आप लोगों से ना कि बताओ x की वैल्यू बताओ जब टाइम जो है ना t बाई 8 के बराबर हो। तो अब आप क्या करोगे, आप इस इक्वेशन में पुट कर दोगे a साइन ओमेगा टी बाई 8 होता है बच्चों, टी होता है 2 पाई बाई ओमेगा, और इसको डिवाइड कर देंगे 8 से। ठीक है, ये आ गया। तो x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, यहाँ से ये कट जाएगा, तो ये a बाई रूट टू के बराबर आएगी बच्चों। x की वैल्यू बच्चों a बाई रूट टू होती है पहले, मतलब इस टोटल टाइम के आधे टाइम में। तो ये डिस्टेंस ज्यादा होती है या कौन सी वाली ज्यादा होगी? जीरो से a बाई रूट टू कितना होता है? ये होता है a बाई रूट टू के बराबर। ए बाई रूट टू बच्चों बड़ा होता है ए बाई टू से, याद है? ए बाई रूट टू ए बाई टू से बड़ा होता है, मतलब जीरो से टी बाई 8 टाइम में ये डिस्टेंस जो चलेगा ना वो आधे से ज्यादा चलेगा, और फिर अगले आधे टाइम में कम डिस्टेंस चलेगा। तो ये थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन है बच्चों जो आप लोगों को आने चाहिए। क्या यहां तक कोई परेशानी किसी बच्चे को? जीरो से ए बाई रूट टू तक जाने में उसको जो टाइम लगता है ना, वो जीरो से ए तक जाने का आधा लगता है। ठीक है, तो ये पहले आधे हाफ में ना ज्यादातर डिस्टेंस कवर करता है अगले आधे हाफ से। क्या ये बात यहाँ तक बच्चों सारे लोगों को क्लियर हो गई पूरी तरीके से? बताओ भाई जल्दी से, ये वाली बात अच्छे से क्लियर हो गई? तो ऐसे बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो अब मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ इस पे ना, ताकि हमें पता लग सके कि ये आपको यहाँ तक सारा समझ में आया है या नहीं आया, इक्वेशन बनाने वाली कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, फाइंड दी टाइम टेकन बाई पार्टिकल, टाइम टेकन बाई पार्टिकल नहीं, टाइम टेकन नहीं, ऐसा नहीं, फाइंड द टाइम व्हेन पार्टिकल is at x equal to a by root 2 if equation of SHM is given as equation of SHM is given as x equal to a cos omega t। बताओ भाई क्या आएगा इसका आंसर? इक्वेशन ऑफ एसएचएम बच्चों हमें x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t दे रखी है, और आपको बताना है बच्चों, आपको बताना है कि किस टाइम पे ये पार्टिकल a बाई रूट टू पे होगा। एक मिनट ना, x इक्वल टू माइनस का माइनस लगा लेना बच्चों ना, x इज इक्वल टू माइनस का ए बाई रूट टू ए कॉस ओमेगा टी है। ठीक है, माइनस है, यहाँ पे माइनस भी लगा हुआ है, एक्स इज इक्वल टू माइनस का ए कॉस ओमेगा टी।
तुम बच्चों इस इक्वेशन को देखते ही एक चीज समझ गए या नहीं समझे कि ये पार्टिकल जो है स्टार्टिंग में कहां था? ये वाली बात समझ में आई? टी इक्वल टू जीरो पे बच्चों एक्स इक्वल टू माइनस का ए पे ही पार्टिकल टी इक्वल टू जीरो पे, ये एक्स इक्वल टू जीरो हो गया, ये एक्स इक्वल टू ए हो गया, है ना? तुम कहां चाहते हो? एक्स इक्वल टू ए बाई रूट टू पे। मतलब ये पार्टिकल यहाँ है बच्चों, ये ऐसे चल के जाएगा, ऐसे यहाँ पे पहुंचना चाहिए, है ना? ये वाला टाइम हमें लेना है। तो x इज इक्वल टू हमें दिया है इन्होंने माइनस का ए कॉस ओमेगा इंटू टी, ठीक है? x की जगह क्या रख दूंगा बच्चों मैं? ए बाई रूट टू इज इक्वल टू माइनस का ए कॉस ओमेगा इंटू टी। कॉस ओमेगा इंटू टी की वैल्यू बच्चों माइनस का वन बाई रूट टू कब आती है? कॉस का फंक्शन बच्चों कैसा होता है? इस तरीके से। ये तो मैं समझ में आ रहा है बच्चों, कॉस की वैल्यू ना पहले, अच्छा यहाँ पे ध्यान रखना कि ये माइनस माइनस था पहले ना, ठीक है? तो यहाँ पे आता है बच्चों वन बाई टू, तो एक जगह यहाँ आएगा और एक जगह यहाँ आएगा, ठीक है? तो ये वाला टाइम बच्चों हमारा आंसर होगा, ये वाला, क्योंकि पार्टिकल यहाँ से चलते चलते पहली बार जब ये कंडीशन होल्ड कर रही होगी यहाँ होगा, और वो दूसरा टाइम का मतलब समझ रहे हो, जब ये लौट के आ रहा होगा, तो ये जो दूसरा टाइम है ना ये वाला, ये बच्चों लौट के आने वाला है। तो हमें तो बच्चों ऑप्शन में हमें शायद ये दोनों ही दे रखे हो, अगर मोर देन वन करेक्ट होगा तो बच्चों हमें दोनों टिक करने पड़ेंगे। तो एक बात तो मुझे पक्का पता लग गई कि यहाँ पे ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है बच्चों कॉस ओमेगा टी, ठीक है? ये बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो ओमेगा टी की वैल्यू बच्चों कितनी होगी? 135 डिग्री के बराबर, माइनस का मतलब 3 पाई डिवाइड बाई 4 के बराबर, यही होगा। तो यहाँ से बच्चों टाइम की वैल्यू आ जाएगी 3 पाई डिवाइड बाई 4 ओमेगा के बराबर। इसको बच्चों 2 से ऊपर और 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर देना, ये 2 पाई ओमेगा बच्चों टी बन जाएगा, तो यहाँ से बन जाएगा 3t डिवाइडेड बाई 8। ये वो टाइम होगा बच्चों जब ये पार्टिकल टी टी बाई एट पे होगा, 3t डिवाइड बाई 8 टाइम पे पार्टिकल जो है यहाँ होगा। समझ गए? तो बस अब बच्चों तुम्हें यहाँ पे ना थोड़ा सा दिमाग लगाना है, स्मार्टनेस दिखानी है, एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस काइंड। बहुत आराम से, बहुत आराम से बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस को आप जो सॉल्व कर पाओगे। 3t/8 विल बी द आंसर, ठीक है? इसमें ये विजुअलाइजेशन जो दोनों चीजें मैंने तुम्हें कल और आज में पढ़ाई है ना, कल जो पढ़ाया था तुम्हें कि किस टाइम पे पार्टिकल कहाँ होगा, कॉस का जनरल सॉल्यूशन रखकर देखेंगे। मतलब वो अगर वो बोले कि सेकंड टाइम कब आएगा उस जगह, तो आप वहां से करके देखोगे, ठीक है? मतलब अल्टीमेटली इसमें जो है ना मैथ्स बहुत लगती है, एसएचएम में बच्चों मैथ्स बहुत लगती है, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्री बहुत लगती है इसमें। तो ये आ जाएगा बच्चों, आपको समझ में आ गया ये वाला पूरा का पूरा टाइम जब पार्टिकल ऐसे ऐसे होगा, और ये बच्चों इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बच्चों अब आप लोग जो है सॉल्व कर पाओगे, ठीक है? इसी में बच्चों एक और होता है, एसएचएम को बच्चों हम बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ द सर्कुलर मोशन, एसएचएम एज द प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है? ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है बच्चों ना, एसएचएम एज द प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो एसएचएम एज द प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म यस यूनिफॉर्म, एक मिनट यार, सर्कुलर मोशन, ठीक है? एसएचएम एज द प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बच्चों ये वाला मेथड ना, वैसे तो मैंने तुम्हें जो मेथड सिखाया वो हमेशा आपका काम कर जाएगा, लेकिन ये वाला मेथड ना जब भी दो पार्टिकल एक साथ एसएचएम कर रहे होते हैं ना, उसमें बहुत हेल्पफुल होता है। मैं इस मेथड को यूज ही तब करता हूं बच्चों व्हेन देयर इज अ केस ऑफ टू पार्टिकल्स, ठीक है? ओके, सो सपोज करो बच्चों के पार्टिकल जो है ना इस तरीके से
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो ओमेगा कांस्टेंट होगा। अब यहां पे जो ओमेगा है ना बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अब बच्चों पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है तो वो टी इक्वल टू 0 पर कहीं भी हो सकता है ना पार्टिकल, तो ऐसा किसने बोला थोड़ी हमें पार्टिकल यहां नहीं हो सकता। अब वो तुम पे डिपेंड करेगा कि तुम पार्टिकल को कहां लेना चाहते हो। तो मान लो तुमने पार्टिकल को यहां पे कंसीडर कर लिया, टी इक्वल टू 0 पर पार्टिकल यहां पे था और ऐसे मूव कर रहा था, ठीक है भाई, v की स्पीड से पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा था। तो अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी बच्चों ओमेगा के बराबर है, अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के बराबर है तो कोई मुझे इसकी स्पीड बता सकता है सर्कुलर मोशन में? भाई ये वाली लाइन जो है ना ओमेगा की रेट से रोटेट कर रही है। अच्छा यहाँ पे जो इसकी रेडियस होती है ना बच्चों, रेडियस ऑफ द सर्कल जो होती है वो एम्पलीट्यूड के बराबर लेते हैं हम लोग ना, एम्पलीट्यूड के बराबर मतलब इक्वल टू ए। तो ये रेडियस कितनी होगी बच्चों? ए के बराबर। तो ये जो v आएगा बच्चों यहाँ पे ओमेगा इंटू ए के बराबर आएगा, नहीं आएगा? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है, ठीक है। क्या बात समझ में आई बच्चों? ये ओमेगा इंटू ए के बराबर आएगा। अब किसी भी टी टाइम में पार्टिकल जो है कहाँ आ जाएगा? किसी भी टी टाइम पे पार्टिकल यहाँ आ जाएगा, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो यहाँ पे होगा बच्चों एट एनी टाइम टी, ठीक है। पार्टिकल यहाँ होगा तो ये जो एंगल होगा बच्चों, ये एंगल कितना होगा? ये एंगल ओमेगा इंटू टी के बराबर हो जाएगा। अब बच्चों का तुम इसके प्रोजेक्शन लो, जैसे ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, अगर तुम इसका एक्स कोऑर्डिनेट देखोगे ना बच्चों, एक्स कोऑर्डिनेट, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा इसका? तो ये रेडियस ए के बराबर है बच्चों, ये एंगल ओमेगा टी के बराबर होगा ये वाला। क्या आप लोग ये देख पा रहे हो कि एक्स कोऑर्डिनेट जो है ना इसका ए साइन ओमेगा टी के बराबर होगा। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों? इसका प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, यहां पर इसको ऐसे लिख सकते हो प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल ऑन एक्स एक्सिस। तो पार्टिकल यहां पे था, उसका तुमने शेडो डाला कहां पे? एक्स एक्सिस पे, तो शेडो यही आएगा। तो पार्टिकल का जब पार्टिकल यहां पे था ना तो इसका शेडो कहां पे आएगा बच्चों? ओरिजिन पे। वेलोसिटी किधर है? इधर की तरफ। देखो बच्चों ऐसे इमेजिन करो पीछे एक दीवार है, ठीक है, एक दीवार है बच्चों उधर ना, तुमने लाइट डाली, एक बंदा खड़ा है वहां पे, तो उसकी शेडो कहां पे आएगी? दीवार पे आएगी, शेडो आ गई दीवार पे, ठीक है। अब अगर बंदा आपकी तरफ आए, तुमने लाइट इधर से डाली है, दीवार उधर है, लाइट तुमने इधर से डाली, ठीक है, लाइट तुमने इधर से डाली तो उसकी शेडो बन गई दीवार पे। अब अगर बंदा लाइट की तरफ आए या उधर की तरफ जाए, क्या शेडो मूव करेगा? नहीं। हाँ अगर वो दीवार के पैरेलल चलेगा तो शेडो की मोशन दिखाई देगी। तो बंदा दीवार के पैरेलल जिस वेलोसिटी से चल रहा होगा उस वेलोसिटी से शेडो चल रही होगी। तो ये जो बंदा है ना, इसकी जो वेलोसिटी है ना बच्चों, इसकी वेलोसिटी तो इधर की तरफ है ऐसे, ये है ना बच्चों वेलोसिटी जो है ओमेगा इंटू ए के बराबर। इसके दो कंपोनेंट आएंगे या नहीं आएंगे? एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। तो इधर जो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा ना बच्चों, क्या वो, अगर ये ओमेगा टी है तो ये वाला एंगल भी ओमेगा टी के बराबर आएगा, तो क्या ये ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी के बराबर आएगा? नहीं आएगा। अगर तुम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो ना बच्चों, तो एक्स कंपोनेंट जो कि dx बाई dt के बराबर है, देखो वो ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी के बराबर ही आ रहा होगा, देखो ये वाली चीज। तो इसका जो शेडो है ना बच्चों, इसका इसका शेडो दैट परफॉर्म एसएचएम ऑन एक्स एक्सिस, तो प्रोजेक्शन बोलते हैं उसको ना, प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल ऑन एक्स एक्सिस इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। और ये जो होता है ना बच्चों, ये ओमेगा टी जो होता है, ये इसका फेज डिफाइन करता है। आप देख रहे हो टाइम के साथ ये एंगल बढ़ता जाएगा। अच्छा जब पार्टिकल इस जगह पे है ना, तो हमने यहाँ पे ओमेगा टी की वैल्यू 0 ले रखी है। जब पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा ना बच्चों यहाँ पे, तो ये कितना एंगल रोटेट कर चुका होगा? तो ये ओमेगा टी मतलब पाई बाई 2 के बराबर हो चुका होगा। इसीलिए बच्चों बोलते हैं कि जब पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है ना, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी? ए के बराबर। यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी? माइनस ए के बराबर। अच्छा जब यहाँ पे पार्टिकल होगा तो उसकी शेडो यहीं पे आएगी, ठीक है। जब पार्टिकल बच्चों ऊपर होगा ना तो उसकी शेडो यहाँ पे आएगी बच्चों। तुम देख रहे हो जब पार्टिकल ऐसे चल रहा होगा तो शेडो इधर की तरफ जा रही होगी,
जब पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा तो शेडो बच्चों इधर जा रही होगी, जब पार्टिकल यहाँ होगा तो शेडो ऐसे चल रही होगी, पार्टिकल यहाँ होगा बच्चों तो शेडो इधर चल रही होगी, जब पार्टिकल यहाँ पहुंच जाएगा शेडो यहाँ रुक जाएगी, पार्टिकल यहाँ होगा तो शेडो बच्चों वापस जाने लगेगी, यहाँ होगा तो शेडो यहाँ पे आएगी, ऐसे जा रही होगी बच्चों, ऐसे जा रही होगी, इस तरीके से बच्चों पार्टिकल का मोशन इस तरीके से होगा। क्या ये बात आपको क्लियर हुई? हाँ जी, ये वाली बात क्लियर हुई बच्चों? यहां तक ये एसएचएम को आप एज अ प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देख सकते हो। फिर वो ओमेगा जो होता है ना बच्चों, ओमेगा वो एक तरीके से यहाँ पे क्या करता है, अच्छा सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, यही बच्चों हमारा एसएचएम का। अब अगर तुम यहाँ पे बोलो ना कि पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, ये ध्यान रखना। पार्टिकल अगर तुमने बोला पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर motion, particle is performing simple harmonic motion, this is a wrong statement. Particle is performing uniform circular motion, लेकिन उसका projection on x axis is performing simple harmonic motion. तो अगर एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता हुआ जो पार्टिकल होता है ना बच्चों, उसका अगर आप प्रोजेक्शन लोगे ना एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे लोगे, तो बच्चों इट विल बी परफॉर्मिंग क्या, सिंपल हार्मोनिक मोशन। बच्चों कोई भी वेक्टर जो है अगर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, जैसे ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, तो टी टाइम में इसके द्वारा जो एंगल रोटेटेड होगा ना वो ओमेगा टी के बराबर होगा। डी थीटा बाई डी टी ओमेगा के बराबर है, ओमेगा कांस्टेंट है, डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी टी। तो किसी भी टी टाइम में जो एंगल रोटेटेड होगा दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा इनटू टी। समझ में आया एंगल ऐसे क्यों आया? अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप इसको एक्स एक्सिस के अलोंग ही बात कर सकते हो, आप तो प्रोजेक्शन इसका वाई एक्सिस पे भी ले सकते हो ना बच्चों। अगर आप प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस लोगे बच्चों इस वाली एक्सिस पे, तो इसका ये वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएगा। अगर आप वाई कोऑर्डिनेट लिखोगे ना बच्चों, तो देखो ए कॉस ओमेगा टी के बराबर आएगा माइनस के साथ। आ रहा है नहीं आ रहा है? वाई एक्सिस पे देखो ये जो डिस्टेंस होगी ए कॉस ओमेगा टी के बराबर होगी, और क्योंकि नेगेटिव है इसलिए माइनस लगाना पड़ेगा। तो हमें इसमें समझने की बात क्या थी कि बच्चों अगर टी इक्वल टू जीरो पे देखो ना, तो वाई कोऑर्डिनेट इसका माइनस ए था, टी इक्वल टू जीरो पे माइनस ए, मतलब ये नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे था। ऐसे जाएगा ना तो बच्चों इसका प्रोजेक्शन ऐसे आता जाएगा, जब ये पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा ना बच्चों, तो ये y इक्वल टू जीरो पे पहुंचा, फिर पार्टिकल बच्चों ऊपर चलता जाएगा, अब पॉजिटिव वाई कोऑर्डिनेट पे पहुंचेगा। समझ रहे हो? तो वाई डायरेक्शन में इक्वेशन ये आएगी, एक्स डायरेक्शन में ये आएगी। अच्छा, आप ये बोल सकते हो क्या सर हमेशा हम ऐसी ही इक्वेशन लिखेंगे, मतलब क्या हमेशा हम नीचे से ही उसको स्टार्ट करेंगे? दैट विल डिपेंड कि आपको बच्चों कंडीशन दे क्या रखी है। अब जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर किसी ने मेरे को ये इक्वेशन ऐसे बोला होता कि भाई ये जो पार्टिकल है ना वो जो है, अब देखना समझना है इस चीज को ना, मान लो मुझे किसी ने बोला कि एक पार्टिकल है और ये एसएचएम कर रहा है और ये पार्टिकल बेसिकली यहाँ है गोइंग लाइक दिस, और ये एंगल जो है ये ओमेगा से जा रहा है, लेकिन ये एंगल जो है ऑलरेडी 5/6 के बराबर दे रखा है, ऐसा बोला किसी ने। इसकी इक्वेशन क्या होगी? एक्स, एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा? आपसे किसी ने ये बोला, कैसे लिखोगे बच्चों? क्या करोगे? इसकी इक्वेशन कैसे लिखोगे? इक्वेशन ऑफ एसएचएम कैसे लिखोगे बच्चों? तो अब आप इसका जब प्रोजेक्शन लोगे ना बच्चों, प्रोजेक्शन मतलब सपोज करो ऐसा दे दिया कि टी इक्वल टू जीरो में पार्टिकल यहाँ था, ये ये टी इक्वल टू जीरो है, यहाँ पर था पार्टिकल टी इक्वल टू जीरो पे। अब आपसे किसी ने पूछा कि बताओ भाई इसकी इक्वेशन कैसे लिखोगे? व्हाट विल यू डू?
तो तुम ये समझ गए कि ये सर वो वाला केस है जिसमें इसका प्रोजेक्शन यहां पे आएगा एंड दैट विल बी मूविंग लाइक दिस, और ये ए है और ये 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री है ना यहाँ पे, तो ए कॉस 30 ये √3 a/2 के बराबर आएगा। मतलब t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल x इक्वल टू √3 a/2 पे है और वेलोसिटी उसकी नेगेटिव है। तो मुझे ये समझ में आ गया कि जो हमारी जो जनरल इक्वेशन हम लेके चलते हैं ना, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस का फाई, इस इक्वेशन में जो फाई की वैल्यू होगी ना दैट विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये मेरे को समझ में आ गया था कि ऐसे जाके लौट के आ रहा है। x की वैल्यू रख देंगे √3a/2 के बराबर इज इक्वल टू a sin फाई, और यहां से बच्चों फाई की वैल्यू हम लेंगे फिर पाई माइनस का π/3, फाई की वैल्यू 2π/3 होगी, यही होगी ना 2π/3, या आप इसको लिख सकते हो π/2 प्लस का π/6, और जब इसको ले जाके पुट करोगे ना x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस का π/2 प्लस का π/6, दिस कम्स आउट टू बी x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस का π/6। ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते थे कि सर मान लो यहाँ पे होता तो यहाँ पे फंक्शन बनता है कॉस का a cos ओमेगा टी, यहां से π/6 ऊपर चला गया है तो a cos ओमेगा टी प्लस का π/6, समझ गए। अच्छा ये ध्यान रखना बच्चों कि ये मैंने एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ माना है, अगर मैं इसको क्लॉकवाइज घूमता हुआ मानूंगा तो t इक्वल टू 0 पे यहां होगा ना तो फेज 0 कहलाएगा। क्लॉकवाइज अगर घूमता हुआ मानूंगा तो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहां होना चाहिए, तब उसका प्रोजेक्शन यहां आएगा और उसकी वेलोसिटी इधर की तरफ होगी, समझ गए। तो ये भी डिपेंड करता है कि आप मान कैसे रहे हो। जैसे मैंने इसे एंटी क्लॉकवाइज माना है, अगर मैं क्लॉकवाइज मानता ना बच्चों तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए t इक्वल टू 0 पे, अगर ये वाली इक्वेशन चाहिए मेरे को, फिर इन दैट केस पार्टिकल यहाँ होना चाहिए और ऐसे चल रहा होगा। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? क्या ये बच्चों समझ में आया आपको कैसे किया मैंने सॉल्व? तो ये जो एंगल है ना बच्चों, दिस बिहेव लाइक अ फेज, ये एंगल जो है ना फेज का काम करता है हमारे लिए ना। एंगल जो है बच्चों यही हमारे लिए किसका काम करता है? फेज का काम करता है, ठीक है। ये एंगल ही फेज का काम करता है। अब इसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं, मतलब इस पे क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? तो क्वेश्चंस में बच्चों मैं पहले तो तुम्हें एक चीज बता देना चाहता हूं कि जब भी दो पार्टिकल के क्वेश्चंस हो यू हैव टू सॉल्व देम यूजिंग दिस मेथड ओनली, ठीक है। ओके जैसे two particles performing SHM about same line, same mean position, same frequency, and same amplitude। ठीक है, दोनों का सेम एम्पलीट्यूड है, सेम एम्पलीट्यूड, दे क्रॉस ईच अदर at x equal to a/2 while going in opposite direction while moving, मतलब क्रॉस कर रहे हैं तो एक दूसरे के अपोजिट ही जा रहे होंगे, इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, ठीक है। दो पार्टिकल दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में जा रहे थे और एक दूसरे को क्रॉस कहां करते हैं बच्चों? x इक्वल टू a/2 पे, ठीक है। फाइंड नंबर 1 फेज डिफरेंस बिटवीन देम, नंबर 2 मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन बोथ ड्यूरिंग द मोशन। इस तरीके के जब भी क्वेश्चंस आएंगे ना बच्चों
कैसे करेंगे हम उनको सॉल्व, ये मैं बताऊंगा। पहले आप लोग इसको ट्राई कर लो। टाइम टेकन वाले क्वेश्चन के बाद कितने स्लाइड हुए हैं पता नहीं यार। एक यहाँ से शायद एक ये हो गया, ये हो गया। एसएचएम वाला वो, एसएचएम एज द प्रोजेक्शन ऑफ द सर्कुलर मोशन मैंने पढ़ा दिया। तुम सारे के सारे लोग जो है जेई मेन के पीवाई क्यूज कर रहे हो बच्चों, उस टेस्ट सीरीज के थ्रू वो करना है तुम लोगों को। जेई मेन के पीवाई क्यूज में यहाँ डिस्कशन इसलिए नहीं करा रहा जिससे कि उनको रिवीजन के तौर पर कर सको, कॉन्फिडेंस आ सके आपको। अपने आप मत करो, उन टेस्ट के साथ करो, ठीक है। अपने आप करने की जरूरत नहीं है आपको। जब मैं करवा रहा हूँ, जब मैंने एक प्लान बना रखा है तुम लोगों के लिए, तो मेरे हिसाब से चलो ना। तुम्हारे जेई मेन के, जेई एडवांस के सारे पीवाई क्यूज करवा दूंगा मैं। अपने आप मत करना। 64 मार्क्स अच्छे हैं, बढ़िया है। एक्चुअली आइडियली मैं बताऊं बच्चों, तो इस टेस्ट में अगर ये इसके सॉल्यूशन अवेलेबल ना हो ना इंटरनेट पे, एक आध बच्चे के ही 90-90 के आसपास जाएं, बाद बाकी के तो 60-70 के बीच में निपट जाएंगे। मैं सच बता रहा हूँ, वो तो इसके सॉल्यूशंस अवेलेबल है इंटरनेट पे। तो ये बच्चे 95, 91 मैं टेस्ट देता हूँ तो उसमें क्यों नहीं आते किसी के, एक दो बच्चे के आते हैं, एक दो बच्चा 90 तक टच कर जाता है, 80-85 तक, नहीं तो 60-70 में निपट जाता है। तो ये टेस्ट उसी लेवल का था। खैर अवेलेबल है, अब जिसको चीटिंग करनी करने देना। ऐसे मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सारे चीटिंग करके आ रहे हैं, लेकिन एक आध कर भी रहा होगा। तो आप लोग अपने आप को, अपने आप से ऑनेस्ट रहो, ठीक है। देखो एडवांस का चैम्प कोर्स जो है ना, आप जब बाई करना चाहो तब कर लेना। यही कोर्स, इसी में सब कुछ आएगा, ठीक है। इसी में सब कुछ आएगा। हमारा ना इस साल का जो कोर्स होगा यही होगा, इसी को हम रीलॉन्च करेंगे बस। यही मतलब इसी का मतलब हम वो होगा कि इसी में ऐड होगा सब कुछ, ठीक है। हाँ, जो इस बैच में टेस्ट है उसमें कोई ला के दिखाए। उसमें उसमें सबकी हालत खराब हो गई थी, 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन में हालत खराब हो गई थी। लेकिन लेकिन मेरा मेरा इंटेंशन समझ रहे हो तुम, मैं पीवाई क्यूज भी कहते हैं ना, एक तीर से दो निशाने लग रहे हैं। आपके पीवाई क्यूज भी हो रहे हैं और टेस्ट फॉर्मेट में भी हो रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी तरफ से ऑनेस्ट रह के उस टेस्ट को अटेम्प्ट करो। अगले उसको वर्क पावर एनर्जी और सर्कुलर मोशन का होगा, क्योंकि तुम्हारा वर्क पावर एनर्जी और सर्कुलर मोशन का टेस्ट हुआ भी नहीं है। अभी मैं तुम्हारे 11th के ही टेस्ट कराऊंगा, पहले 11th के आपके कराऊंगा, ठीक है। तो अभी आपका जो है ना पीवाई क्यूज का जो लफड़ा था ना वो खत्म कर दूंगा। पहले अब आपके 11th के ही चलेंगे पीवाई क्यूज, ठीक है। चलो, मैं तुम्हें बता रहा हूं बच्चों कि जब भी दो पार्टिकल वाला लिखा हो ना, दो पार्टिकल का केस हो, उसको बच्चों सर्कुलर मोशन वाले मेथड से ही करना। बहुत 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 ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। टू पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम अबाउट द सेम लाइन, इस वाले क्वेश्चन को बच्चों किससे करोगे तुम? सर्कुलर वाले से। अब समझना कैसे करेंगे सर्कुलर वाले से, ठीक है। अब एक सर्कल बना लेना कि सर ये हो गया सर्कल। अब ये बात तुम पे डिपेंड करती है बच्चों कि तुम जो है ना पार्टिकल्स को कैसे चलता हुआ मानना चाहते हो, ठीक है। तुम क्लॉकवाइज मोशन कंसीडर करना चाहते हो, तुम एंटी क्लॉकवाइज मोशन कंसीडर करना चाहते हो, तुम पे डिपेंड करेगा पूरा का पूरा। तो मैं क्लॉकवाइज ले लूं बच्चों, तो क्लॉकवाइज मोशन लेके चलेंगे इस बार ना वन जो है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे को कहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं? a/2 पे। ये दोनों पार्टिकल कहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं बच्चों? a/2
2 पे, ठीक है। तो a/2 बच्चों यहाँ पे हो गया सपोज ना, दिस इज a/2, a/2 के बराबर हो गया। खैर पार्टिक इसमें बच्चों क्या दिया है इन्होंने, पार्टिकल दिए हैं, तो पार्टिकल अब SHM कर रहे हैं, लेकिन हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हमें कहेंगे कि एक होगा यहाँ पे और दूसरा होगा बच्चे यहाँ पे, तभी तो भाई क्रॉस करेंगे, ये यहाँ पे होगा ये वाला यहाँ पे होगा। और देखो बच्चों इनकी मोशन कैसी होगी, ये ऐसे मूव कर रहा होगा और ये ऐसे मूव कर रहा होगा, तभी तो बच्चों इनके जो एक्स कंपोनेंट है ऐसे आएंगे, इस वाले का ऐसे आएगा। तो जब ये दो पार्टिकल यहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होंगे तो ये जो पार्टिकल जिसका प्रोजेक्शन ये ऐसे मूव कर रहा होगा, वो वाला ऐसे मूव कर रहा होगा। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? अच्छा, अब दोनों पार्टिकल को ज्वाइन कर दो बच्चों, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया हमने इस वाली लाइन से और इसको ज्वाइन कर दिया बच्चों हमने इस वाली लाइन से, समझ गए? ओके, क्योंकि हमने दोनों को एक ही डायरेक्शन में जाते हुए माना है तो ये ऐसे घूम रहे होंगे दोनों पार्टिकल। तो बच्चों ये जो एंगल है ना इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कहलाएगा। ये वाला पार्टिकल इस वाले पार्टिकल से इतना फेज में पीछे है, ये डेल्टा फाई कहलाएगा बच्चों, डेल्टा फाई इन दोनों का फेज डिफरेंस, ठीक है, डेल्टा फाई, इसको मैं बोल रहा हूँ फेज डिफरेंस। सर्कुलर मोशन से बच्चों बहुत आसानी से ये चीज समझ में आ जाती है, मतलब इस वाले से करोगे ना जब भी, तो ये बच्चों इन दोनों का फेज डिफरेंस कहलाएगा। ये वाले पार्टिकल से ये वाला पार्टिकल इतना फेज में आ गया। अच्छा, तुम्हें पता है बच्चों ये एम्पलीट्यूड है और ये a/2 के बराबर है, तो कोई मुझे बता सकता है ये आधा एंगल कितना आएगा? तो ये आएगा π/3 के बराबर। a cos 60 जो है a/2 के बराबर होता है, ये वाला कितना आएगा? π/3 के बराबर। तो इनके बीच का जो फेज डिफरेंस होगा ना डेल्टा फाई बच्चों को 2π/3 के बराबर होगा, मतलब 120 डिग्री के बराबर होगा, समझ गए? 120 डिग्री के बराबर होगा। अब बच्चों ये दोनों पार्टिकल चलते जाएंगे, एक ऐसा टाइम आएगा बच्चों जिस टाइम पे, एक ऐसा टाइम आएगा बच्चों जिस टाइम पे ये वाला पार्टिकल एक होगा यहाँ पे और दूसरा वाला पार्टिकल होगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। और इसका प्रोजेक्शन बच्चों यहाँ आ रहा होगा और इसका प्रोजेक्शन यहाँ आ रहा होगा। ये डिस्टेंस बच्चों इनके बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस कहलाएगा, ये डी मैक्स कहलाएगा। ये ध्यान रखना, ये वाला पार्टिकल ऐसे जा रहा होगा उस टाइम पे, ये वाला ऐसे जा रहा होगा, ये ध्यान रखना। उस टाइम पे ये एंगल 60 डिग्री के बराबर होना चाहिए और ये भी 60 डिग्री के बराबर होना चाहिए। सो डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स is maximum, two particles is max when they are on opposite side, on opposite sides of mean position and moving in the same direction and moving in same डायरेक्शन। तो बच्चों दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम होता है, क्यों? बच्चों देखो ये वाला पार्टिकल मान लो यहाँ है, एक क्या है, ठीक है, ये मान लो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है दोनों साइड की ना, ये इधर की तरफ मूव कर रहा है और ये भी इधर की तरफ मूव कर रहा है। तुम्हें पता है यहाँ पे सिमेट्री होती है, अगर ये x डिस्टेंस इधर है और ये वाला x डिस्टेंस इधर है तो इन दोनों की स्पीड यहाँ पे सेम होगी, ठीक है। v इक्वल टू ओमेगा रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, x चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, x की वैल्यू अगर सेम है ना तो स्पीड सेम आएगी, ठीक है। अब अगर ये थोड़ा सा अंदर की तरफ आया और ये बाहर की तरफ गया तो बच्चों तुम देख रहे हो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी और इसकी कम हो जाएगी, तो इनके बीच में अप्रोच आ जाएगी। हाँ, जब ये इधर होगा और ये यहां होगा, मतलब ये थोड़ा यहां होगा यहाँ पे, तो ये ज्यादा तेज चल रहा होगा और ये कम तेज चल रहा होगा, तो इनके बीच में सेपरेशन आ रहा होगा। तो इस जगह पे बच्चों जब मीन पोजीशन के दो पार्टिकल इधर उधर होते हैं उस टाइम पे बच्चों इनके बीच का सेपरेशन बच्चों क्या होता है, मिनिमम मैक्सिमम होता है, ठीक है। ये वाली केस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है तो इनके बीच का सेपरेशन मैक्सिमम होगा, ठीक है। जब ऐसा होगा ना तब, क्योंकि इसके बाद देखो डिस्टेंस घटना चालू होगा, क्यों? थोड़ी देर बाद ये आ जाएगा, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी और ये दूर जा रहा है तो इसकी स्पीड घटेगी,
तो इनके बीच में क्या आ गया बच्चों, अप्रोच वेलोसिटी आ गई। अच्छा, इस पोजीशन से जस्ट पहले क्या था, ये यहाँ था, इसकी स्पीड कम थी और ये इधर था, इसकी स्पीड ज्यादा थी क्योंकि ओरिजिन के ज्यादा पास था। तो जो ओरिजिन के जो ज्यादा पास होता है उसकी स्पीड ज्यादा होती है। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, जब ये यहाँ था ना और ये वाला यहाँ था, तो इनके बीच में सेपरेशन वेलोसिटी थी क्योंकि दिस वाज मूविंग विद अ ग्रेटर वेलोसिटी और ये कम वेलोसिटी से मूव कर रहा था। तो पार्टिकल्स कैसे कंसीडर किया, एक बार रिपीट कर दीजिए। पार्टिकल्स तो बच्चों देखो, वैसे तो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में पार्टिकल्स आर मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस, मतलब वो एसएचएम कर रहे हैं। लेकिन लेकिन हमने बच्चों उन एसएचएम को रिप्रेजेंट करने के लिए, अब पार्टिकल करें या कोई एक एसएचएम करें, मुझे इससे क्या लेना देना। हमने उन पार्टिकल के एसएचएम को रिप्रेजेंट किया कि जो सर्कुलर मोशन वाला फंडा लगाते हैं ना अपन, हमने कहा कि सर्कल पे अगर पार्टिकल मोशन कर रहे होते तो उनके प्रोजेक्शन एसएचएम कर रहे होते और इन प्रोजेक्शंस को हम उन पार्टिकल के एसएचएम से रिलेट कर रहे हैं। जैसा इन दो प्रोजेक्शंस का एसएचएम होगा वैसे ही पार्टिकल्स का होगा। मैं ये करके चल रहा हूं, ठीक है, मैं ये बता के चल रहा हूं। तो तुम इस चीज को थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करो। देखो बच्चों, जब एक पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है ना, उसकी स्पीड होती है 0। जैसे जैसे मीन की तरफ आता जाता है वो तेज होता जाता है। जो पार्टिकल मीन पोजीशन पे होता है ना, उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है। वो मीन से जब दूर चलता जाता है ना बच्चों, तो उसकी स्पीड घटती जाती है। ठीक है, मीन से जब दूर जाता जाता है ना पार्टिकल, तो उसकी स्पीड क्या होती जाती है बच्चों, कम होती जाती है। तो एक पार्टिकल मान लो एक्सट्रीम पे और एक मीन से थोड़ा इधर है, दे बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। तो जो मीन के पास होगा ना वो ज्यादा तेज चल रहा होगा और जो दूर है वो स्लो चल रहा होगा, लेकिन दूर वाला मीन की तरफ आ रहा है और मीन के पास वाला दूर जा रहा है। तो इनके बीच का मैक्सिमम सेपरेशन कब आएगा, जब दोनों की वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच खत्म हो जाएगी, मतलब दे बोथ विल बी मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम वेलोसिटी। ठीक है, तो जब दो पार्टिकल मीन पोजीशन के इधर उधर होते हैं और सेम वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं बच्चों, उनके बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम। ये अभी चाहे तो इस फंडे को याद कर लो बच्चों, कैसे भी करो। तो बच्चों एक पार्टिकल यहाँ पे होगा, एक पार्टिकल यहाँ पे होगा, दोनों को सेम डिस्टेंस बताना है, तो मतलब ये एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे, तो ये एंगल 60 डिग्री के बराबर है। तो क्या आप ये समझ पा रहे हो कि डी मैक्स जो आएगा ना बच्चों इस वाले केस में, ए कॉस 30, तो 2 टाइम्स ए इंटू √3 डिवाइड बाई 2 के बराबर आ जाएगा। तो डी मैक्स बच्चों इस वाले केस में ना √3 ए के बराबर होगा। ठीक है, √3 ए के बराबर बच्चों यहाँ पे डी मैक्स होगा। कैसे आया बच्चों ये वाली बात समझ में आई तुम्हें? अरे ये 60 डिग्री है तो ये होगा 30 डिग्री के बराबर, तो ए कॉस 30 ये हो गया, ए कॉस 30 ये हो गया, तो 2 टाइम्स ए कॉस 30, तो √3 के बराबर बच्चों इसका मैक्सिमम डिस्टेंस इन दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है बच्चों के लिए ना, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस करते हैं बच्चे इसमें ना। खैर, ठीक है, इसे बस ध्यान में रखना, अभी दो पार्टिकल वाले केस को बच्चों इसी से सॉल्व करना है और हमारे बहुत सारे शीट में क्वेश्चंस आएंगे। अब बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एनर्जी के बारे में बात करते हैं। एनर्जी इन दी एसएचएम, ठीक है, एनर्जी, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इन एसएचएम। बच्चों यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होता है वो कैसा होता है, जैसे x इक्वल टू 0 पे पार्टिकल मान लो ना, मतलब पार्टिकल किसी टाइम पे एक्स पे पहुंच गया है, यहाँ है, यहाँ पार्टिकल पहुंच गया, तो यहाँ पे फोर्स कैसा होता है बच्चों, F इक्वल टू माइनस का के एक्स, ये होता है ना बच्चों फोर्स, ये वाला F इक्वल टू माइनस का के एक्स, ये ऐसे ऐसे ही होता है बच्चों फोर्स। अब जब पार्टिकल dx और चलेगा तो इस फोर्स का जो वर्क आएगा ना बच्चों, dw माइनस का के एक्स, फोर्स इतना है, इंटू डी एक्स इंटू कॉस 0, इसको कर दो बच्चों इंटीग्रेट, तो जो टोटल वर्क आएगा ना बच्चों, मान लो x इक्वल टू 0 से किसी x तक, वो आ जाएगा बच्चों के एक्स डी एक्स के बराबर, माइनस बाहर आ जाएगा,
वर्क डन बाई दिस फोर्स आ जाएगा माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर, ठीक है। ये बच्चों इसका वर्क डन बाई फोर्स आ जाएगा, इस फोर्स का जो वर्क होगा दैट विल बी दिस, ठीक है। ये वाली बात यहां तक कोई परेशानी किसी को? अब ये जो फोर्स है ना बच्चों, दिस इज कंजर्वेटिव इन नेचर, कंजर्वेटिव फोर्स है ये बच्चों, ठीक है। इसका वर्क जो है ना, वर्क के लिए आपको किसी पाथ वगैरह की एक अलग से इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्स डायरेक्शन में इस तरीके से लग रहा है बच्चों, सेंट्रल फोर्स है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन लग रहा है, ओरिजिन की तरफ लग रहा है। तो इसके लिए बच्चों हम पोटेंशियल एनर्जी भी डिफाइन करेंगे। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो नेगेटिव वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर होता है मतलब हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी एट एनी एक्स माइनस का पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर होता है बच्चों। जनरली बच्चों पोटेंशियल एनर्जी जो है ना मीन पोजीशन पर जीरो मानते हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और जेई मेन वाले और जेई एडवांस वाले आजकल इस चीज को बहुत अच्छे से कंसीडर करना स्टार्ट कर दिए। तो यू एट मीन पोजीशन अगर जीरो है तो यू एट एनी एक्स जो होगा ना बच्चों वो हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर होगा, ये होती है पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा वही तो तुम्हें पता होगा कि बच्चों ओमेगा रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। तो जो काइनेटिक एनर्जी आएगी ना बच्चों किसी भी एक्स पर वो हाफ एम ओमेगा का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर के बराबर आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी एट एनी एक्स आएगी ना बच्चों, क्या तुम्हें पता है कि जो ओमेगा का स्क्वायर जो होता है वो के अपॉन एम के बराबर होता है, मतलब एम ओमेगा स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, के ए का स्क्वायर माइनस का एक्स का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी एट एनी एक्स होती है ना बच्चों वो हाफ के ए का स्क्वायर माइनस का हाफ के एक्स का स्क्वायर के बराबर होती है। और पोटेंशियल कितनी होती है? पोटेंशियल ये लिखी हुई है। काइनेटिक कितनी होती है बच्चों किसी भी जगह पे? ये लिखी हुई है। तो अब अगर मैकेनिकल एनर्जी बोलो ना एसएचएम की, मैकेनिकल एनर्जी ई जो होती है दैट इज काइनेटिक प्लस का पोटेंशियल। अगर तुम इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाता है बच्चों हाफ के इंटू ए स्क्वायर के बराबर। तो जो टोटल एनर्जी होती है ना, टोटल एनर्जी बच्चों वो क्या होती है? इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होती है। वो कितनी होती है? हाफ के इंटू एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। इतनी टोटल एनर्जी होती है। काइनेटिक और पोटेंशियल का आपस में कन्वर्जन होता रहता है। एक्स इक्वल टू जीरो पे अगर देखोगे ना तो पोटेंशियल जीरो है, लेकिन काइनेटिक बच्चों एक्स इक्वल टू जीरो पे मैक्सिमम है, टोटल के बराबर हो गई है। एक्सट्रीम पोजीशन पे देखोगे ना एक्स की वैल्यू ए पे है तो काइनेटिक जीरो है, लेकिन वहां पे पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाएगी हाफ के ए स्क्वायर के बराबर। ये आपस में बच्चों एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। क्या ये बात आप लोगों को बच्चों समझ में आई? ये वाली बात समझ में आई? हाँ मतलब स्प्रिंग टाइप का ही फोर्स है, इस तरीके का ही तो फोर्स है। काफी सारे अभी तुम आगे जाके अगली क्लास में देखोगे कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हम स्टार्ट कर रहे होंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी वाला फंडा समझ में आया बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन की अपन ने। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, हमने यहाँ पे ना रेफरेंस मान रखा है मीन पोजीशन को। ठीक है, रेफरेंस हमने मीन पोजीशन को मान रखा है। अब अगर मैंने यू एट मीन पोजीशन मान लो कुछ मान ली यू नॉट के बराबर, तो यू एट एनी एक्स यू एट मीन पोजीशन इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर आया था बच्चों। ये आजकल केसेस बहुत आने लग गए हैं क्योंकि बच्चों को रटा हुआ होता है पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, भूल जाते हैं कि वो रेफरेंस मानने के बाद आई थी। तो अब ये बच्चों हाफ के एक्स का स्क्वायर प्लस का यू नॉट हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी तो बच्चों वही होगी हाफ के ए का स्क्वायर माइनस का हाफ के एक्स का स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी जो है ना बच्चों हाफ के ए का स्क्वायर प्लस यू नॉट के बराबर हो जाएगी। अब टोटल एनर्जी बच्चों ये हो जाएगी, बस ये यू नॉट एक एक्स्ट्रा आगे, बाद बाकी कन्वर्जन तो बच्चों इसी का होगा, इस वाले पार्ट का ना, इसमें और उसका उसमें। ठीक है, ये समझ गए? तो ये थोड़ा सा अलग हो जाता है बच्चों। तो अब मैं दोनों का तुम्हें ग्राफ बना के बताऊंगा कि एनर्जी के ग्राफ कैसे कैसे बनते हैं।
लिख लिया बच्चों आप लोगों ने यहां तक? डन। ठीक है, अब इसके ग्राफ कैसे बनते हैं बच्चों, दोनों के, दोनों केसेस में। ठीक है, ये बहुत सारे बच्चों को, एक मिनट में, तो अब एनर्जीज के बच्चों में ग्राफ बना रहा हूं। इसमें दो 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 केस है बच्चों ना। पहला, यू एट मीन पोजीशन जब जीरो ले ली है, और यू एट मीन पोजीशन जब नॉन जीरो है, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ बनेगा ना बच्चों, वो पैराबोला बनेगा एक्स के साथ, और एक्स इक्वल टू पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। बहुत ही गंदा वाहियात सा ग्राफ बना है। ठीक है, ऐसा बनेगा बच्चों यू का ग्राफ, ये यू का हो गया। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बच्चों डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, डाउनवर्ड। और टोटल एनर्जी का ग्राफ बनेगा बच्चों स्ट्रेट लाइन। समझ रहे हो, ये टोटल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे एक्स इक्वल टू जीरो पे सबसे ज्यादा, और इस तरीके के ग्राफ बनेंगे बच्चों। लेकिन अगर यू नॉन जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ तो बच्चों अभी भी ऐसे बनेगा। दिस इज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ए। अब पोटेंशियल का बच्चों ग्राफ जो है ना शिफ्ट हो जाएगा। अब पोटेंशियल का बच्चों ग्राफ ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे निकल जाए, ऐसा भी हो सकता है कि यहां से निकले बच्चों, यहां से। ठीक है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। और टोटल एनर्जी जो होगी ना बच्चों, टोटल टोटल एनर्जी ये हो जाएगी। नीचे भी जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है यहां पे आए, और फिर फाइनली टोटल एनर्जी जीरो हो जाए। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो अब ये तो बच्चों यू नॉट पे की वैल्यू पे डिपेंड करेगा ना, कि यू नॉट तुमने क्या लिया है, जो मीन पोजीशन में जो पोटेंशियल एनर्जी ली है वो क्या ली है। अगर तुमने मान लो माइनस का हाफ के स्क्वायर के बराबर ले ली, माइनस का हाफ के स्क्वायर के बराबर, तो फिर बच्चों कहानी अलग बन जाएगी। समझ गए सर, पोटेंशियल एनर्जी हम मीन पोजीशन के रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं, तो फिर मीन पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी नॉन जीरो कैसे आया भाई? तुम रेफरेंस ले रहे हो ना। अगर तुम मीन पोजीशन को रेफरेंस ना लो, तुम कहो कि मीन पोजीशन पर रेफरेंस नहीं मान रहा मैं, तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बदल जाएगा ना यार। वो तो तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पे डिपेंड करती है, चेंज जो है रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। अगर आप देखोगे ना, चेंज मीन पोजीशन और एक्सट्रीम के बीच का जो चेंज है ना, वो हमेशा हाफ के स्क्वायर के बराबर होगा। मीन पोजीशन का यू नॉट है, तो एक्सट्रीम पे यू नॉट प्लस का हाफ के ए स्क्वायर आई है। मतलब डिफरेंस डज नॉट डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ रेफरेंस पॉइंट। तो अगर तुम कहोगे सर मैं तो डिफरेंस लिख रहा हूँ मीन पोजीशन के रेस्पेक्ट में, तो वो हमेशा फिक्स है। देखो, इसमें और इसमें एक चीज बताऊंगा तुम्हें, ये वाला जो ग्राफ है ना बच्चों, जो ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ, खैर थोड़े ग्राफ अलग अलग बना दिए, थोड़ा फैला हुआ ज्यादा ये वैसा है, पर ये ग्राफ बस ऊपर शिफ्ट हो गया है यहाँ पे। इस ग्राफ की शेप चेंज नहीं हुई है। अगर आप इस डिफरेंस को देखोगे ना, इस वाले को, इसको यहाँ पे भी देखोगे, तो वो बराबर ही होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से बच्चों हम जो है इसको लिखते हैं रेफरेंस। बच्चों इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बच्चों को पता ही नहीं होता ना इसके बारे में, कि जो पोटेंशियल एनर्जी है बेसिकली वो रेफरेंस पे डिपेंड करती है, रेफरेंस पे डिपेंड करती है। जनरली बच्चों वी टेक दिस केस, जनरली मतलब कुछ नहीं दे रखा है तो दिस इज द केस। ठीक है, दिस इज द केस। अच्छा बच्चों, व्हेन यू एट मीन पोजीशन इज जीरो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, किस जगह पे होता है ऐसा?
तो आप लिखोगे सर हाफ के ए का स्क्वायर माइनस का हाफ के एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स का स्क्वायर, हाफ के ए का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स का स्क्वायर, मतलब 2 टाइम्स हो जाएगा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस का ए बाई रूट 2। तो ये जो जगह है ना बच्चों जहाँ पे ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं ग्राफ, ये जेई मेरे में पता नहीं कितनी बार पूछा गया ये वाला क्वेश्चन ना, पता नहीं कितनी बार। जेई मेरे के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज ना। नहीं ऐसा मुझे नहीं है, मीन पोजीशन के रेस्पेक्ट में लिख रहे हो, यहाँ पे एक्स जो है ना डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन है, ये ध्यान रखना। एक्स जो है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन है, ये वो वाला नहीं है यार। अरे कई बार होता है ना कि मीन पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी है ऑलरेडी। मान लो जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग से एक ब्लॉक लटका हुआ है तो ब्लॉक अगर स्प्रिंग से लटका हुआ है ना बच्चों, तो उसकी जो मेन पोजीशन होती है ना, वो ऑलरेडी स्प्रिंग में एक्सटेंशन आता है उस केस में। अभी रुक जाओ यार, थोड़ा और टाइम दो। अच्छा बच्चों, अब थोड़ा ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं। ग्राफ्स इन एसएचएम, जैसे बच्चों एक्स इजिकल टू, तो जैसे ए साइन ओमेगा टी प्लस का फाई होता है, तो इसका तो मुझे नहीं लगता कि साइन का ग्राफ बना के मुझे बताने की जरूरत है तुम्हें, ये तो ऑलरेडी आता है तुम्हें। पर एक काम के लिए करना तो पड़ेगा अपन को ना, तो दो तीन ग्राफ बना रहा हूँ एक साथ। तो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे फाई की वैल्यू 0 ले रहा हूँ, ठीक है, फाई की वैल्यू 0 मान ले रहा हूँ। ग्राफ कैसा बनेगा, एक्स का ग्राफ ऐसे ही बनेगा ना बच्चों, ये एक्स वर्सेस टी हो गया। वी क्या आता है बच्चों, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इसका ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों, यहां से स्टार्ट होगा, यहाँ बन जाएगा पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस होगा ना इनमें, ठीक है, पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस होगा। ये वेलोसिटी का ग्राफ हो गया बच्चों। तीसरा होता है बच्चों एक्सेलरेशन, माइनस का ए ओमेगा का स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अच्छा ये जो वेलोसिटी होती है ना बच्चों, ए ओमेगा के बराबर होती है। एक्सेलरेशन का ग्राफ बच्चों ऐसा आएगा, ए ओमेगा का स्क्वायर, ए ओमेगा का स्क्वायर, ए ओमेगा माइनस का, ये बच्चों ए होता है, समझ गए, माइनस का ए होता है, ठीक है। ग्राफ बच्चों इसके इस तरीके से आएंगे। ये तो टाइम वाले हो गए, टाइम का फंक्शन जो होगा। टाइम का फंक्शन बच्चों ऐसा आएगा, ठीक है। नहीं ज्यादा ज्यादा नहीं, लेकिन इसको खत्म तो कर दो ताकि होमवर्क तो दे पाऊंगा मैं तुम्हें। बच्चों वेलोसिटी जो होती है ना, अगर मैं उसका स्क्वायर कर दूं तो ये ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर बनेगा इक्वेशन। अगर मैं वी स्क्वायर को डिवाइड कर दूं ओमेगा स्क्वायर से, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर बनेगा, वी स्क्वायर डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये बच्चों एलिप्स की इक्वेशन बनेगी। यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना, अगर तुमसे कोई कहे वेलोसिटी कैसा आएगा, तो ऐसा भी आ सकता है,
और ऐसा भी आ सकता है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ दीज टू। तो पता है ना इलिप्स की इक्वेशन, तो ये वेलोसिटी वर्सेस एक्स है, ठीक है, दोनों नहीं बनाते, एक ही बनाते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि बच्चों मेजर एक्सिस कौन सी है, माइनर एक्सिस कौन सी है। ये ग्राफ बच्चों जो बनाया ना मैंने, ये बनाया वेलोसिटी और एक्स के लिए। अगर मैं तुमसे कहूं कि स्पीड और एक्स का ग्राफ क्या होगा, ध्यान रखना बच्चों के स्पीड का जो ग्राफ होगा ना, अगर कोई पूछे ना स्पीड और उसका ग्राफ कैसा होगा, तो स्पीड में बच्चों वेलोसिटी का नेगेटिव वाला पार्ट गायब हो जाएगा बस, ठीक है। और ये वेलोसिटी और एक्स का ग्राफ होगा। पैरा ये इलिप्स होता है, ठीक है, इलिप्टिकल। चलो भाई, काफी हद तक मैंने तुम्हें जो है ये कॉन्सेप्ट्स कवर करा दिए। अब तो डिस्कशन में भी बच्चों काफी हद तक क्लियर होंगे। तो अब मैं शीट अपलोड कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, और साथ ही साथ शीट ऑफ एसएचएम होमवर्क दे दे रहा हूँ, ठीक है। तो होमवर्क है बच्चों आपका सेक्शन ए कंप्लीट, सेक्शन बी कंप्लीट एक्सरसाइज 1 में, और सेक्शन सी कंप्लीट, ठीक है। तो फर्स्ट 25 क्वेश्चंस वी विल डिस्कस टुमारो। कल डिस्कस करेंगे बच्चों में 25 क्वेश्चंस को। और सब्जेक्टिव में पहला, तीसरा, चौथा, बस पहला तीसरा चौथा, ठीक है। पहला तीसरा चौथा बच्चों कल का हमारा जो है डिस्कशन का पार्ट है। कल डिस्कशन होगा बच्चों, ठीक है। तब जाके हम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम स्टार्ट करेंगे। चलो बाय।